वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि की विभिन्न क्रांतियों के बारे में या वेरियस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, जब किसी पर्टिकुलर क्रॉप, प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किसी इन्वेंशन या डिस्कवरी या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं तो उसे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस या कृषि क्रांति कहते हैं। इन क्रांतियों में प्रोडक्शन के तरीकों में और प्रोडक्शन रेट दोनों में महत्वपूर्ण चेंजेस आए होते हैं। इन रिवॉल्यूशंस के दौरान उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेक्टर की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हुई होती है। इस टॉपिक या यूं कहें कि इस टेबल से जो मैं अब आपके सामने शेयर करूंगी, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये कृषि के साथ साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानना शुरू करते हैं दोस्तों विभिन्न क्रांतियों के बारे में एक सारणी के रूप में। अच्छा, कई क्रांतियों के जनक भी हैं जो कि मैंने सारणी में बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि सदाबहार क्रांति, तो ये ऐसी क्रांति है जो कि हमेशा चलती रहेगी। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मेनली विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म्स, यानी सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब हम जान लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। तो सस्टेनेबिलिटी के 3 नॉर्म्स होते हैं: सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल नॉर्म्स। या ये कहें कि स्टूल के 3 पैर हैं जिनमें अगर कोई भी एक लड़खड़ाया तो ये स्टूल गिर जाएगा। तो बेसिकली ये जो रिवॉल्यूशन है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, इन स्टैंड्स ऑन 3 डिफरेंट नॉर्म्स, यानी समाज को, अर्थशास्त्र को और पर्यावरण, इन तीनों को साथ में लेकर के चलना है। इन तीनों में से किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते हैं या किसी भी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उसको हम एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन रिवॉल्यूशन की। तो 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, इन दोनों ने एक टर्म कॉइन किया, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उन्होंने कहा कि अब हम टेक्नोलॉजी की मदद से हायर प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे और इसमें बायोमोलिक्यूल लेवल पर हर प्रोडक्ट के प्रोटीन कंटेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की गई और इसे ही हम प्रोटीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों येलो रिवॉल्यूशन। तो सैम पित्रोदा जी की लीडरशिप में येलो रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ, जिसके अंतर्गत सरसों और सूरजमुखी, इन 2 क्रॉप्स के जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उन पर फोकस किया गया। येलो रिवॉल्यूशन से पहले भारत को ऑयल सीड आयात करने पड़ते थे और जबकि येलो रिवॉल्यूशन के बाद भारत ऑयल सीड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया और एक्सपोर्ट भी करने लगा। एंड ड्यूरिंग 1990s an all-time record of 25 million tons of oilseed production was attained in our country. उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ब्लैक रिवॉल्यूशन की। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत भारत सरकार ने पेट्रोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया और उसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके बायोडीजल बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, इथेनॉल जो है वो एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए, एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो 2 तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको तोड़िए अगर आप, रीन्यू मतलब ये हर बार नया आप कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है सनलाइट। आप कितनी भी यूज करें जिसके बेसिस पर आप सोलर गीजर, सोलर पैनल्स, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप यूज करते रहते हैं, लेकिन सनलाइट कभी भी खत्म नहीं होती है। तो दैट इज नोन एज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से इथेनॉल भी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो ये वो सोर्सेज होते हैं जो कि खत्म हो जाएंगे, विच आर लिमिटेड इन अमाउंट, जस्ट लाइक कोल या पेट्रोलियम। तो सरकार की ये कोशिश थी कि पेट्रोल जो कि एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी बजाय हम एक और ऑल्टरनेटिव
इजाद कर सकें फॉर द टाइम बीइंग, जो कि आगे भी हमारे आने वाली नस्लों को हेल्प करे। तो एक उसका जो अल्टरनेटिव है वो है बायोडीजल, जिसको हम लैब में भी बना सकते हैं। और बायोडीजल जो है इट इज अ वेरी गुड इको फ्रेंडली फ्यूल, जिससे कि एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। देन कम्स द ब्लू रिवोल्यूशन, जो कि रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन यानी कि मत्स्य पालन से। इसे हम नील क्रांति या नीली क्रांति भी कहते हैं, जो कि लॉन्च हुई थी 1985 से 1990s के बीच में, यानी 7th 5-year प्लान में। एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी, दे आर नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे ब्राउन रिवोल्यूशन की। तो ब्राउन रिवोल्यूशन जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कॉफी का प्रोडक्शन और कोकोआ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था। विशाखापत्तनम के जो ट्राइब्स हैं उनका ब्राउन रिवोल्यूशन से बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव है। कई बार ब्राउन रिवोल्यूशन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लेदर एंड अदर नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की, विच इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन, एज इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल इन फाइबर इंडस्ट्री टुडे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग हर 5-year प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन पर सरकार बहुत ज्यादा जोर देती है। तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन में जूट प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा एनहांस किया गया। पिंक रिवोल्यूशन में ऑनियन प्रोडक्शन यानी प्याज का प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन प्रोडक्शन यानी कि झींगा उत्पादन पर जोर दिया गया। और श्री दुर्गेश पटेल को फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सिल्वर रिवोल्यूशन। तो सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन देयर बाय। और मिसेस इंदिरा गांधी को हम मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों आई थिंक शी इज द ओनली वन हु इज नोन एज द मदर ऑफ रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। आपको बाकी सब जगह फादर ऑफ रिवोल्यूशंस मिलेंगे। दोस्तों सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एनहांस प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया, यानी कि कपास की खेती। और कपास जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैश क्रॉप्स एंड एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथ इंडस्ट्री इन इंडिया। और उसके बाद आता है दोस्तों गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन जैसे कि सुनहरा रिवोल्यूशन विच डील्स विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विच आर गोल्डन और येलोइश इन कलर लाइक बनाना, मैंगो एक्सेट्रा। और गोल्डन रिवोल्यूशन में हम हनी प्रोडक्शन पर भी बात करते हैं। तो देयरफॉर हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग both of them were highly encouraged during this revolution, and Mr. Nirpak Tutej is known as the father of golden revolution in India. उसके बाद आता है दोस्तों ग्रे रिवोल्यूशन। इट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद ओवरकमिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन विच यूज टू मच ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। कहीं कहीं पे ग्रीन रिवोल्यूशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वूल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रेड रिवोल्यूशन की। तो रेड रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली is related to increased meat production. मीट को हम रेड मीट से यहाँ पे जोड़ देते हैं। और टोमेटो प्रोडक्शन की भी इसमें हम बात करते हैं, जो कि अगेन रेड कलर का ही होता है। और विशाल तिवारी जी इज नोन एज द फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन। दोस्तों राउंड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है राउंड रिवोल्यूशन में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन की। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रिवोल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि 1960s से पहले जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आगाज किया था देश के लोगों से कि आप एक दिन का उपवास रखें, ताकि जो उपवास के दिन जो खाना बचेगा वो हमारे दूसरे भारतीय भाई बहनों का पेट भरने के काम में आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारी क्या स्थिति थी। हमें जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, वो आयात करने पड़ते थे। बहुत सारा सोना भी गिरवी रखा गया उस कारणवश। और लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है जिसके फादर MS स्वामीनाथन जी हैं, उसके बाद हम लोग मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भारत जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद लेग्यूम्स, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन और बहुत सारी कैश क्रॉप प्रोडक्शन,
उनमें वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 के पायदान पर पहुंच गया है और अब हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन द वर्ल्ड. उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों व्हाइट रिवोल्यूशन की या फिर श्वेत क्रांति की, एंड इट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन. और मिस्टर वर्गीस कुरियन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे और उनके मिलियन लीटर आइडिया, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, उसकी वजह से भारत दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया. और जो एक कंपनी है जिसके आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखा करते हैं टीवी पर, अमूल, तो अमूल जो है वो है तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उसके भी जो रॉ मटेरियल है वो मिल्क ही होता है. और ऑपरेशन फ्लड में मिस्टर वर्गीस कुरियन ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट कलर्ड रिवोल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर. रिवोल्यूशन से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जरूर से जितने भी कलर्स हैं वो किस किस प्रोडक्ट या सेक्टर से एसोसिएटेड हैं और उसके जनक कौन है, ये सब याद कर लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.